करने से पहले आई विल डिस्कस सम ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूला रिलेटेड टू दिस चैप्टर। तो बहुत सिंपल में एक चीज आप लोगों के सामने मैं बताना चाहता हूँ कि आप मुझे बताइएगा यदि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कोई चीज का हाई रहता है तो वो कैसा एजेंट रहता है? रिड्यूसिंग एजेंट। यस, इट्स अ स्ट्रॉन्गर रेड्यूसिंग एजेंट। वो एक स्ट्रॉन्गर रेड्यूसिंग एजेंट होती है। ओके, और रिडक्शन पोटेंशियल यदि किसी का हाई होता है तो वो स्ट्रॉन्गर कैसा एजेंट? ऑक्सीडेशन एजेंट। ऑक्सीडेशन, वो एक स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। देखो इस कॉन्सेप्ट में कुछ फंसने का जगह कहीं नहीं रहना चाहिए, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल यदि किसी का हाई है, यदि रिडक्शन पोटेंशियल हाई है तो वो इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी से गेन करेगा, और जब किसी और चीज से इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी से निकालेगा तो उसको वो ऑक्सीडाइज करेगा, तो ऑब्वियसली ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही रहेगा। तो इस कॉन्सेप्ट में बिल्कुल नहीं फंसना है। चलिए ई सेल का फॉर्मूला मुझे बताइएगा कोई, एनीबॉडी टेल मी द फॉर्मूला ऑफ ई सेल? रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई एनोड। यस, इट्स ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है ना? यदि ये वैल्यू पॉजिटिव रहती है तो रिएक्शन कैसा होता है? रिएक्शन सर डेल जी नेगेटिव होता है सर, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ई सेल यदि पॉजिटिव रहेगा, यदि ई सेल का वैल्यू पॉजिटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। ओके, इज स्पॉन्टेनियस, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, यदि ई सेल नेगेटिव रहता है तो नॉन स्पॉन्टेनियस, और यदि आपका जीरो रहता है तो इक्विलिब्रियम स्टेट रहती है एट इक्विलिब्रियम। ओके, डैश हाफ सेल, सॉल्ट ब्रिज, डैश हाफ सेल, एनोड फिर कैथोड। एनोड कैथोड। एनोड हाफ सेल आपका लेफ्ट हैंड साइड में एनोड हाफ सेल, फिर इधर राइट हैंड साइड में कैथोड हाफ सेल। ओके, इसको हम लोग इस तरह भी लिखते हैं ई आर एच एस माइनस ई एल एच एस। आर एच एस में मतलब कैथोड। ठीक है ना? आई सपोज द आइडिया इज क्लियर। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हायर एसआरपी एक्ट एज डैश कैथोड, एक्ट एज डैश इन अ सेल। कैथोड और एनोड। जिसकी एसआरपी ज्यादा होगी ऑब्वियसली वो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा, और इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसके साथ रिडक्शन होगी, और रिडक्शन कहाँ पे होता है? कैथोड पे होता है। yes. और यदि एक कैथोड होगा तो दूसरा एनोड ही रहना है ना, एनोड ही रहेगा। ओके, मेटल डैश हाइड्रोजन कैनॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का बात करते हैं। अब यस, मेटल जो हाइड्रोजन से ऊपर है वो हाइड्रोजन गैस नहीं निकाल पाएगा एसिड से, बट जो नीचे है वो आराम से निकाल लेगा। सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल शुड बी प्लेस्ड इन वेसल ऑफ हायर एसआरपी, लोअर एसआरपी। देखो इस कॉन्सेप्ट को ऐसे पकड़ो ध्यान से। कोई सॉल्ट सॉल्यूशन है, मानो कॉपर, तो इसमें क्या है? आयन है। आयन है मतलब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इलेक्ट्रॉन ये किससे ले सकता है? सर लोअर एसआरपी से ले लेगा। लोअर एसआरपी से ले लेगा तो मतलब रिएक्शन हो जाएगी। तो हमको तो रिएक्शन करवाना नहीं है, हमको सेफली रखना है। तो सेफली रखना है तो किससे रखेंगे? ग्रेटर हायर एसआरपी। सेफली रखना है तो हायर एसआरपी वाला में रखेंगे, क्योंकि हायर एसआरपी वाला से तो इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाएगा। मानो हम इसको सिल्वर में रखते हैं, ठीक है ना? तो सिल्वर का होता है 0.8 और कॉपर का होता है आपका 0.34। ठीक है ना? तो सिल्वर से तो इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता है, तो रिएक्शन नहीं होगी, और रिएक्शन नहीं होगी तो सेफली रह सकते हो। तो ये वेसल ऑफ हायर एसआरपी। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत बच्चे फंस जाते हैं, और स्कूल एग्जामिनेशन में तो खासकर ऐसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, और मेन प्रिंस में तो काफी घुमा के क्वेश्चन आएगा इससे आएगा। ओके, आई सपोज आइडिया क्लियर है इसमें? यस सर। नेक्स्ट, हाँ, दिस वन इज व्हाट? ये एक लैटिमर डायग्राम है, सबको मालूम होगा। यस, तो जिसमें क्या होता है N3E3, N क्या होती है? N1E1 plus N2E2 by N2. N1E1 plus N2E2.
और N3 यहाँ पे क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन, और ये वैल्यूज आपको दिया रहेगा एग्जाम में, ये वैल्यूज एग्जाम में दिया रहेगा। तो किसी की भी हो सकती है, आयरन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, del G is equal to dash, NFE minus NFE. yes, del G is equal to minus NFE, और del G यदि नेगेटिव रहेगी तो रिएक्शन कैसा रहेगा, Spontaneous. यस, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रहेगा। ओके, रिएक्शन Non नॉन spontaneous. स्पॉन्टेनियस, और ये वाला एट Equilibrium. ठीक है ना। ई सेल नर्स इक्वेशन का फॉर्मूला मैं पूछना चाह रहा हूँ, तो आई सपोज 298 केल्विन पे आपको सारा सॉल्व करना है, तो आपको Yes sir. E naught minus 0.059 log Q. डिवाइडेड बाय n N. dot Q. Q is concentration of product divided by concentration of reactant. Reactants. N is number of moles of electron transferred या electron transferred. E oxidation is equal to dash into pH. 0.059. 0.059 into pH. ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। E reduction Minus 0.05. Minus 0.05. देखो बेटा, ये आज क्लास करवाने का यही मतलब था मेरा, कि बहुत बच्चे यदि डेरिवेशन में जानता हूँ कि सच्चाई से दिल से कितने बच्चे डेरिवेशन करते होंगे मुझे नहीं मालूम, बट यदि आप डेरिवेशन नहीं करते हो तो आपके सामने मैं डायरेक्ट फॉर्मूला दे रहा हूँ जिसको आप यूज कर सकते हो। और ये क्लास इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन जो हम लोग फ्यूचर में करेंगे। लॉग KST, यस, गुड क्वेश्चन। लॉग KST सॉलिडिबिलिटी प्रोडक्ट जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिराइव किया। Sir, E degree X minus E degree Y divided by 0.59 anti-log. हाँ, 0.059 एंटी लॉग डालने की क्या जरूरत है, लॉग नहीं। Yes sir. तो आपको ध्यान देना, देखो ई डिग्री, ये याद कर, देखो ये कॉन्सेप्ट में डेरिवेशन में बच्चे फंस सकते, पर सिंपल तरीका से याद कर लो। ई डिग्री Cl माइनस AgCl से Ag माइनस ई डिग्री Ag प्लस से Ag डिवाइडेड बाय 0.059, है ना, यही फॉर्मूला होना चाहिए। अब आपको एक चीज ध्यान देना, ये वाला कौन सा का ई डिग्री है, ये वाला उसका ई डिग्री है जहाँ पे सिल्वर लगी हुई थी, और AgCl जो यहाँ पे आ चुका है। तो बेसिकली ये कौन सा इलेक्ट्रोड है, AgCl इलेक्ट्रोड। हाँ, AgCl इलेक्ट्रोड, ये मान लो AgCl इलेक्ट्रोड मतलब स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट वाला जो इलेक्ट्रोड बन जाता है, उसका ई डिग्री हमको मालूम रहे यदि दिया हुआ एग्जाम में। और नेक्स्ट दिस वन इज सिंपल वाले का ई डिग्री Ag टू Ag, Ag प्लस टू Ag, ये तो वैल्यू मालूम रहता है सबको, डिवाइडेड बाय 0.059। वेरी सिंपल में ये फॉर्मूला को मैं आपके सामने रख दिया हूँ। लॉग KST का वैल्यू है तो कुछ नहीं, ई डिग्री इसका जो इनसॉल्युबल वाला इलेक्ट्रोड बनता है, दिस वन इज सिंपल वाला जो Ag का, डिवाइडेड बाय 0.05, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। लॉग K इक्विलिब्रियम की फॉर्मूला बताइए जल्दी से। एंटीलॉग E naught minus, बोलिए बेटा, एनीबॉडी। Sir, E naught cell by 0.059 anti-log में. अरे यार लॉग तो इधर दिया अच्छा, होगा, log है, yes sir. minus E naught by 0.059. याद करो, हाँ सही कोई बोला, ई डिग्री इंटू एन डिवाइडेड बाय 0.059, याद आया। Yes sir. ई डिग्री जो दिया रहेगा आपको, देखो क्या नाम बता रहे हैं, जब इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाएगी, सिंपल से तो था, देखो ना, ई डिग्री क्या ऐसे लिखो, E is equal to E degree. ई डिग्री सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय क्या, log K. एन लॉग के इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। ई डिग्री सेल क्या हो जाती है, Sir, E cell 0 होगा. ई सेल क्या हो जाती है, Zero. 0 हो जाती है। अब डायरेक्ट आप फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो, है ना, इसको Yes. आप इधर ले आओ, आराम से कर सकते हो, ई डिग्री सेल इंटू एन डिवाइडेड बाय 0.059, आराम से डिराइव किया था ये वाला। Yes sir. हाँ, तो ये फॉर्मूला आप याद रखना, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे ऐसे। ओके,
pH in terms of reference electrode, for example calmol electrode दे दीजिए हो आप याद करो pH in terms of reference electrode last class में सॉल्व करवाया सर E cell minus E reference by 0.059. yes E cell minus E reference by 0.059 और E reference का वैल्यू होगा 0.28 यदि कैलमॉल इलेक्ट्रोड है Yes कैलमॉल sir. इलेक्ट्रोड में वैल्यू होती है 0.28 ओके तो आपको ये ध्यान रखना है बेटा ये इंपॉर्टेंट वन ओके ये फॉर्मूलाज आर क्वाइट इंपॉर्टेंट जिसको आप जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लो तो इन सबकी सारी कहानी आपको आएगी ओके फॉर्मूलाज को डायरेक्ट मैं बताने का कोशिश किया हूं तो फॉर्मूलाज को बेटा प्लीज अच्छे से देख लो सब ओके चलिए आगे बढ़ते हैं ओके चलिए बहुत ध्यान से देखिएगा आज हम लोग एक नए टॉपिक को टच करेंगे दैट इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ओके तो एक काम करते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस से पहले हम लोग पूरा इलेक्ट्रोलाइसिस को समझ लेते हैं ओके ये टॉपिक को नेक्स्ट देखते हैं बात तो उससे पहले थोड़ा सा हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोलाइसिस देखते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइसिस बहुत सिंपल टॉपिक है केएसपी जैसा डेरिवेशन वाला पार्ट वर्ड कुछ उसमें नहीं आने वाला है और डेरिवेशन करवाने का मतलब एक ही था कि आप लोग प्लीज डेरिवेशन करो यदि करोगे तो कॉन्सेप्ट समझोगे यदि डायरेक्ट यदि फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो काम आने वाला कहीं रट के काम चलने वाला चीज हो जाएगी नहीं केमिस्ट्री इज अंडरस्टैंडिंग पार्ट उसको समझना अब ये एक बहुत ही सिंपल टॉपिक है हम लोग आराम से देखते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइसिस an electrolytic cell uses an external voltage source to bring about a chemical reaction थोड़ा ध्यान से ये तो सबको मालूम होगा मुझे बताने की दोबारा जरूरत भी नहीं है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होती है उसमें हमें एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करना पड़ता है तब जाके एक केमिकल रिएक्शन होती है बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं इलेक्ट्रिकल टू केमिकल कन्वर्ट करते ओके और यहाँ पे आप ये बोल सकते हो इट इज रिवर्स ऑफ डैश सेल कौन सी सेल रिवर्स होती है Yes, it is reverse of galvanic cell. Okay. यहाँ पे यदि हम लोग बात करें तो डेल्टा जी फॉर रिएक्शन इज क्या नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव पॉजिटिव नॉन स्पॉन्टेनियस होता है पॉजिटिव है तब ना नॉन स्पॉन्टेनियस है yes, okay? और ई सेल इज नेगेटिव नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो इसमें जो है पावर इज क्या टेकन
रिक्वायर्ड, Consume. बहुत सिंपल चीज है ना। तो ये तो आपको सारा कहानी मालूम है, ठीक है। बट हमें इसमें मेजर जो देखना है इलेक्ट्रोलाइसिस देखना है, और इलेक्ट्रोलाइसिस गैल्वेनिक सेल में होगी कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। यस, पहले आप इलेक्ट्रोलाइसिस का डेफिनेशन देख लो। इलेक्ट्रोलाइसिस बेसिकली क्या है? इट इज द decomposition of a chemical compound in molten or aqueous state by passage of इलेक्ट्रिक करंट। ओके, देखो इलेक्ट्रोलाइसिस में बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, एक केमिकल कंपाउंड को डिकम्पोज कर रहे हैं। कोई केमिकल कंपाउंड को डिकम्पोज कर रहे हैं, इसका मतलब हम एक पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं। ओके, और केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं कैसे? एक डायरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट पास करवा। ओके, और जो केमिकल कंपाउंड होगी उसको आप लोगों को बेसिकली मोल्टेन या एक्वस स्टेट में लिखना है। तो सिंपल सी कहानी आपको समझ आ रही है कि केमिकल कंपाउंड से कुछ केमिकल रिएक्शन करके हम उसको तोड़ रहे हैं, और केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं तो बाहर से कुछ इलेक्ट्रिक सोर्स दे रहे हैं, है ना, इलेक्ट्रिक करंट दे रहे हैं। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक करंट केमिकल रिएक्शन करवा रही है, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोलाइसिस एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ही में। ओके, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, सबको मालूम होनी चाहिए। अब आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में बहुत दिनों से ये पढ़ते आ रहे होंगे कि यदि हम लोग बात करें वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस का, तो वाटर की जब इलेक्ट्रोलाइसिस होती है तो आपको क्या क्या मिलता है? H2+O2। H2, यदि 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर लो तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2 प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन आपको मिलता है। दिस इज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो जिसमें आपको मालूम होगा वाटर कहाँ लिबरेट होता है? वाटर में हाइड्रोजन कहाँ लिबरेट होता है? एनोड पे, कैथोड पे। कैथोड पे हाइड्रोजन इज लिबरेटेड एट कैथोड एंड ऑक्सीजन इज लिबरेटेड एट एनोड। एनोड। और आपको मालूम है वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस करने के लिए हम लोग एक्सटर्नल बैटरी लगाते थे उसमें। तो एक्सटर्नल बैटरी लगा के वाटर के मॉलिक्यूल को तोड़ रहे हैं, तो हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है। पर यहाँ पे कहानी ये है कि आपको जो प्रोडक्ट मिल रहा है तो क्या हमें रखना पड़ेगा? एक पर्टिकुलर चीज है, हम उसको तोड़ते हैं तो जो प्रोडक्ट मिलेगी वो क्या हमें रखना पड़ेगा? या किस रेशियो में निकल रही है वो हमें रखना पड़ेगा? या बोलो तो कि किस टर्मिनल पे निकलेगी वो हमें रखना पड़ेगा? नहीं, ये देयर आर मेथड जहां पे हमें इसे रखने की जरूरत नहीं। आप पता कर सकते हो कि कौन कहाँ पे लिबरेट होगा और किस अमाउंट में। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं। बेटा किसी का माइक ऑन है, प्लीज बंद कर लो थोड़ा सा। चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि प्रोडक्ट क्या बनती है इलेक्ट्रोलाइसिस। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस जो होती है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड है? प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस डिपेंड्स अपॉन, देखो किस पे डिपेंड करेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मटेरियल टू बी इलेक्ट्रोलाइज्ड। बहुत सिंपल सी बात है, जो चीज का आप इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे, जैसे मैं वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहा हूँ तो उसी के हिसाब से प्रोडक्ट में मिलेगा ना। वाटर का करेंगे तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो रहना ही है, सल्फर तो कहीं से नहीं आ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो मटेरियल टू बी इलेक्ट्रोलाइज, जिस मटेरियल की आप इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हो उस पर डिपेंड करता है कि क्या प्रोडक्ट बनेगी। दूसरा, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड यूज। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड यूज, आपको मालूम है इलेक्ट्रोड डिफरेंट टाइप के होते हैं, इनर्ट एक्टिव और इनर्ट, और एक्टिव इलेक्ट्रोड होते हैं। यू कैन से इनर्ट या एक्टिव। कौन से इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल कर रहे हो?
इनर्ट इलेक्ट्रोड लगाओगे तो प्रोडक्ट कुछ और रहेगी, एक्टिव इलेक्ट्रोड लगाओगे तो प्रोडक्ट कुछ और हो सकते हैं। ओके, तो प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस किस किस पे डिपेंड करेगी? फर्स्ट ऑफ ऑल किस चीज की इलेक्ट्रोलाइसिस हो रही है, एंड दूसरा इलेक्ट्रोड किस तरह का इस्तेमाल किया। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड में इसके बाद यदि आपको कुछ डाउट है इसमें तो पहले मुझसे पूछ लो, या स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। नेक्स्ट स्लाइड में वी विल सी इलेक्ट्रोलाइसिस, कुछ कॉमन एग्जांपल्स के, और समझने का कोशिश करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। कोई डाउट किसी को तो पूछ लो बेटा इसमें। नो सर। ना, चलिए देखते, सिंपल है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो इलेक्ट्रोलाइसिस चैप्टर जो है ना, यदि थोड़ा सा डेरिवेशन करके बनाओ ना तो काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर, और यदि फॉर्मूला आप रट लोगे ना, तो मैं आपको सिंपली बता देता हूँ कि अक्सर क्लासेस में यही किया जाता है, फॉर्मूला रटवाया जाता है। तो फॉर्मूला यदि आप रट लोगे तो पक्का मैं आपको बोल देता हूँ कि मेंस के क्वेश्चन या एडवांस के क्वेश्चन आपके नहीं बनते। हाँ, स्कूल लेवल के लिए प्रिपेयर करना है तो मैंने जितना लिखवा दिया फॉर्मूला काफी है उसको, बट बेटा हाँ ऑब्वियसली इफ यू वांट टू गो समवेयर हायर तो आपसे रिक्वेस्ट है कि फॉर्मूला को डिराइव करना और फॉर्मूला समझना कि कैसे आए। ओके, आई सपोज बच्चे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कोई बच्चे डिराइव करते हैं कि नहीं करते हैं? फॉर्मूला कर रहे हो? चलो यस सर। वेरी गुड। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सम कॉमन थिंग। चलिए फर्स्ट हम लोग देखेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl मोल्टेन, ठीक है ना? NaCl मैं मोल्टेन लिया हूं और उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करूंगा यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड। मैं इनर्ट इलेक्ट्रोड का प्रयोग करूंगा। देखो बेटा ध्यान से, हम लोग क्या करेंगे, एक वेसल लिए, ठीक है, उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, इनर्ट वाला, वन इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, ये दोनों इनर्ट इलेक्ट्रोड है, ठीक है। पॉजिटिव वाली हो जाएगी एनोड, मैं बैटरी का बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। पॉजिटिव वन इज एनोड एंड नेगेटिव वन इज कैथोड, ठीक है। और डिप किया हुआ है NaCl के सॉल्यूशन में। ओके, दिस वन इज NaCl aqueous नहीं, NaCl molten, दिस वन इज NaCl molten, ओके। अब NaCl molten है तो ऑब्वियसली सॉल्यूशन में Na प्लस और Cl माइनस आयंस तो होंगी। मोल्टेन का मतलब समझते हो ना, बहुत हाई टेम्परेचर देके मैंने आयंस को ब्रेक करवा दिया, तो इसमें जो आयंस होंगे वो बेसिकली Cl माइनस और Na प्लस आयंस। अब अपने जनरल समझ से मुझे बताओ कि Cl माइनस किधर जाएगा? पॉजिटिव की तरफ। यस, Cl माइनस विल मूव टुवर्ड्स एनोड, Cl माइनस जाएगी एनोड की ओर और Na प्लस जाएगी कैथोड की ओर, ठीक है ना। सबको मालूम होना चाहिए कैथोड इज नेगेटिव एंड एनोड इज पॉजिटिव, ओके गॉट इट। तो आयन कहाँ माइग्रेट की ये तो आपको समझ, पर मैं आपसे पूछता हूँ एक बात कि चलो आप भूल जाओ एक पल के लिए कि आयन कहाँ माइग्रेट की, एक पल के लिए आप भूल जाओ। आपसे मैं पूछता हूँ कि कैथोड से होता क्या है? रिडक्शन। रिडक्शन होता है। तो रिडक्शन का दावेदार कौन है यहाँ? Cl माइनस की Na प्लस? Na प्लस। ऑब्वियसली रिडक्शन में क्या होती है? इलेक्ट्रॉन गेन होती है ना, इलेक्ट्रॉन गेन होती, तो गेन होती है। तो ये देखो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा, ये तो पहले से नहीं, तो ये तो 2 मॉलिक्यूल प्लस 2 आयंस ऑफ Na प्लस
2 इलेक्ट्रॉन गेन करती है और बनती है Na सॉलिड, ठीक है ना। और एनोड पे आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन लूज तो ये कर ही नहीं सकता, ये तो पहले से लूज किया हुआ, यही लूज है। तो मानो एक पल के लिए कि 2Cl माइनस यदि 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगी तो क्या बनेगी, जल्दी कोई मुझे बताओ। क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस बनेगी। और यही 2 इलेक्ट्रॉन तो फिर कैथोड पे जाता है जो सोडियम गेन करता है। यदि मैं ओवरऑल इक्वेशन यदि मैं लिखता हूं, देखिए ओवरऑल इक्वेशन यदि मैं लिखता हूं तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गया क्योंकि ये रिलीज हुई और इधर ये गेन हो गया। तो 2Na प्लस, एक्वस मत लिखना गलती से, एक्वस मत लिख देना क्योंकि ये मोल्टेन है। 2Na प्लस प्लस 2Cl माइनस गिव Na प्लस Cl2 डेपो होगा और क्लोरीन कहाँ से लिबरेट होगा, एनोड से लिबरेट। तो ये सिंपल हमें इक्वेशन से तो पता चल ही जा रहा कौन कहाँ लिबरेट। तो द आइडिया इज क्लियर। यदि आप मोल्टेन NaCl की इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हो तो Na सॉलिड आपको सोडियम जो कैथोड पे डिपॉजिट होगी और क्लोरीन गैस एनोड से। अंडरस्टूड? इसमें किसी को कोई दिक्कत समझ आई कि नहीं आई? यस सर। नेक्स्ट बी। देखो जो बच्चे रेगुलर रहेंगे तो उनको तो समझ आना ही। अब संडे को एक दिन क्या हुआ, संडे को क्लास शिफ्ट हुआ। अब संडे को क्लास शिफ्ट हो गया तो कुछ बच्चे अरे संडे को कैसे क्लास हो गया, क्लास शिफ्ट करें। चलो कुछ बच्चे उस क्लास को मिस करें। अब मुझे बताओ संडे को तो इम्पोर्टेंट चीज पढ़ाई हुआ था, नेक्स्ट क्लास आओगे तो आपको समझ तो आने वाली चीज रही। तो चलो अब क्लास मिस भी कर जाते हो तो एज अ जेन्युइन स्टूडेंट जो लाइफ में सक्सेस करना चाहते हो, अब वीडियो को तो देख लेते फिर आते क्लास में। पर बेटा ऐसा करना पड़ेगा, नहीं तो आप चीजों से दूर चले जाओ। वर्क हार्ड, चीजों को एक्सेप्ट करो, मेहनत करो और चीजों को देखो। यदि बाई चांस कोई क्लास छूट ही गया आपका तो पीछे वाला रिपीट होती है, वीडियोस पड़े हुए उन्हें देखो, तब ना आओगे नेक्स्ट क्लास में कि मुंह उठा के आ जाओगे और समझ आ जाएगी नहीं ना। तो चलो अब नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl एक्वस। ये भी बेटा मैं इनर्ट इलेक्ट्रोड के साथ कर रहा हूँ और इनर्ट इलेक्ट्रोड में कुछ नहीं होता, वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन कुछ नहीं करती है, वो सिर्फ क्या देती है, सरफेस देती है। वो सरफेस देता है कि जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो पाए। तो NaCl एक्वस का मैं करवाऊंगा इलेक्ट्रोलाइसिस, कहानी तो सेम रहेगी, ऐसे ही लूंगा मैं और इनर्ट इलेक्ट्रोड लगे रहे। पर अब मैं आपसे पूछता हूं कि आयंस कौन कौन रहेंगे? Na plus Cl minus। Na प्लस आयन रहेगी, Cl माइनस आयन रहेगी। और ध्यान दो इलेक्ट्रोलाइसिस जो होती है तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। तो Na प्लस जो है वो क्या का दावेदार है, रिडक्शन का क्या ऑक्सीडेशन? रिडक्शन का दावेदार है। ओके, Cl माइनस क्या का दावेदार है? ऑक्सीडेशन का दावेदार। और यहाँ पे साथ में एक्वस है तो पानी भी प्रेजेंट, पानी रहेगी कि नहीं रहेगी? यस यस। और आपको ये बात मालूम होनी चाहिए वाटर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों कर सकती है, तो आपको मालूम ही होगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाटर दोनों कर सकती है। देखो बहुत सारे बुक्स में क्या किया है, वाटर को वो H प्लस और OH माइनस लेके ट्रीट किया है और बनाया। बट मेरा बोलना है कि आपको मालूम है कि H प्लस और OH माइनस वाटर में बहुत कम होते हैं, ना के बराबर होते हैं, तो इसे कैन बी इग्नोर्ड। अब बेटा एक बात बताओ, जब ये वाटर खुद ऑक्सीडेशन या रिडक्शन दोनों करने का कैपेबिलिटी रखता है
तो जो कम अमाउंट में है मैं उसको क्यों पकड़ूंगा? दिस इज लिटिल रॉन्ग। कुछ बुक फॉलो करते हैं इसको, बट दिस इज लिटिल रॉन्ग। ये बहुत कम अमाउंट में है, इसे इग्नोर करना चाहिए। जो है वाटर वो खुद ही ऑक्सीडेशन रिडक्शन कर सकता है, तो हम वाटर को ही पकड़। ओके, अब देखो यदि आप कैथोड की बात करो तो कैथोड पे रिड्यूस होने के लिए दावेदारी कौन कौन ठोकेगा? Na+ और H2O। Na+ भी जाएगी और वाटर भी जाएगी। Na+ जाएगा और वाटर भी जाएगा। ओके, अब दोनों क्या करेगा? कैथोड पे इलेक्ट्रॉन गेन होती है, चलो मानो 2 सोडियम 2 इलेक्ट्रॉन यदि गेन करता है तो बनता है Na, ठीक है ना। वाटर यदि 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, वाटर के 2 मॉलिक्यूल यदि 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो बनेगी H2 + 2OH-। ओके, अंडरस्टूड। सोडियम 2 इलेक्ट्रॉन गेन करा, Na सॉलिड। वाटर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, H2 + 2OH-। हेलो, मेरी आवाज जा रही है क्या आप लोग तक? यस सर। Yes, sir. H2 + 2OH-। अब इन दोनों में कौन रेड्यूस होगा? दोनों तो रेड्यूस नहीं होगा। रेड्यूस वही होगा जिसका SRP ज्यादा होगा। यस, जिसका SRP ज्यादा होगा। यदि आप कैथोड वाले पे Na+ के SRP की बात करूं तो ये रिडक्शन यदि मैं बात करता हूं इट्स -2.71, ठीक है ना। वाटर के लिए इस रिएक्शन में इट्स 0 नहीं बेटा, वाटर का 0 नहीं, -0.83। ओके, वाटर के लिए ऑक्सीडेशन सॉरी वाटर के लिए रिडक्शन इज -0.83 वोल्ट। सर जीरो ना होता है? इसका हाइड्रोजन का 0 होता है बेटा, वाटर का 0 नहीं होता है, हाइड्रोजन का 0 होता है। याद आया? यस सर। ओके, हाइड्रोजन का 0 होता है बेटा। अब देखो इन दोनों में मुझे एक बात बताओ, कौन ज्यादा बड़ा वैल्यू है? H2O वाला। यस, दिस वन इज द बिगर वैल्यू, दिस वन इज द बिगर वैल्यू। तो कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होगा? ये वाला Second ये वाला। वाला Water. ये वाला रिएक्शन होगा, ये रिएक्शन नहीं। ओके, तो ये दिमाग में रखना है। देखो जैसे ही मैं एक्वस लिया, प्रोडक्ट बदल गई है कैथोड पे। कैथोड पे कौन लिबरेट हो रहा है? H2। H2 इज लिबरेटेड एट कैथोड। बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो ये सब चीज बच्चे, ये देखो क्या है, बच्चे के साथ प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा टफ टॉपिक आता है तो सोचता है नहीं समझ आ रहा, तो खत्म करो कहानी। अरे टफ टॉपिक को फेस करो तब ना समझोगे आगे के टॉपिक। तो H2 इज लिबरेटेड एट कैथोड, अंडरस्टूड। अब चलो हम लोग एनोड को देखते हैं। एनोड पे जाने का दावेदारी कौन कौन रखता है? मुझे पहले Cl- और H2O। Cl- और H2O दोनों दावेदारी रखता है। Cl- 2 Cl- Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, ठीक है ना? सही है, कोई दिक्कत? ऑक्सीडेशन हुई, इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, वेरी सिंपल। Yes, sir. अब देखिएगा वाटर भी जाएगा वहां पे, तो वाटर 2 moles। 2 मॉलिक्यूल वाटर यदि मैं लेता हूं, 2 मॉलिक्यूल वाटर यदि जाती है एनोड पे ऑक्सीडेशन के लिए, O2 तो वो plus बनेगा 4H+। 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन माइनस प्लस 4, ठीक है ना? अंडरस्टूड, ये प्रोडक्ट बनती है। अब इन दोनों में कौन दावेदारी ठोकेगा, चलो देखते हैं। यदि मैं इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखता हूँ, मैं डायरेक्ट ऑक्सीडेशन लिखता हूँ, ठीक है ना? इसका मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखता हूँ तो इट्स 1.36 माइनस, ठीक है ना, इट्स -1.36। इसका मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का बात कर रहा हूँ, क्योंकि एनोड में तो ऑक्सीडेशन ही होती है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख रहा हूँ, अब समझोगे आराम से। इसका ई ऑक्सीडेशन यदि मैं लिखूं इट्स -1.2। अब मुझे बताओ
किसका काम बनना चाहिए एनोड पे? ऊपर में Cl माइनस के यानी कि हैं? बड़ा वैल्यू कौन सा है? Cl माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है सर। No, sir. अरे भैया उससे क्या मतलब है? ये- जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा वही पहले ऑक्सीडाइज होगा ना। Yes, sir. अच्छा यस सर। अरे इसमें नहीं फंसना है, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा वो पहले ऑक्सीडाइज होगा। तो देखने में क्या लग रहा है, किसका ज्यादा है? H ये वैल्यू ज्यादा, H2O का ये H2O. वैल्यू आपको ज्यादा लग रहा है, पर ज्यादा होने के बावजूद इस रिएक्शन में एक उल्टा कहानी होता है। इस रिएक्शन में ज्यादा वैल्यू होने के बावजूद भी क्लोरीन लिबरेट होता क्यों सर? है। ये कहानी आई क्यों? वेरी गुड। केमिस्ट्री रटने की सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए बोली जाती है कि फॉर्मूला दे दिया रट लो कहानी बन जाएगा। नहीं, अरे डिराइव करो, थोड़ा मेहनत करो, तब ना आगे बढ़ोगे। क्यों होता है ये कहानी आ रही है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। जिसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा वही पहले ऑक्सीडाइज होगा कि नहीं होगा? यस सर। Yes, होना sir. चाहिए। अब देखो कहानी तो फंस गया, हमारा थ्योरी तो पूरा मार्क खा गया। तो बेसिकली देखो क्या होता है। पहले तो आप एक बात लिख लो, ये जान लो कि क्लोरीन इज लिबरेटेड। क्लोरीन इज लिबरेटेड, ये आपको दिमाग में रखना। ओके, एट एनोड there is a concept known as over voltage। एक कॉन्सेप्ट है ओवर वोल्टेज, जिसका मतलब क्या होता है ध्यान से समझना पड़ेगा। ओके, ओवर वोल्टेज कॉन्सेप्ट बोलता है कि हम लोग जो ये सब वैल्यू मेजर करते हैं, ये तो थर्मोडायनेमिकली हम लोग थियोरेटिकली कैलकुलेट करते हैं। हम लोग मैथ्स लगाते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं और थियोरेटिकली ये सब वैल्यूज को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास एक चार्ट आ जाता है, वो वैल्यू हमारे पास रेडी है। और एक्चुअली जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, थियोरेटिकल वैल्यू हमारी ये आई और थियोरेटिकल वैल्यू बोल रहा है कि ये काम बन जाना चाहिए। बट एक्चुअली जब हम एक्सपेरिमेंट तो कहीं ना कहीं थियोरेटिकल वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में कुछ डिफरेंस है। हो सकता है थ्योरी जब कुछ बोलती है तो एक्सपेरिमेंट में थोड़ी डिफरेंस आ जाती है। ओके, मानो एक पल के लिए इस रिएक्शन में जैसे H2O से O2 लिबरेट हो रहा है, तो थियोरेटिकल वैल्यू बोला कि 2 वोल्ट में लिबरेट हो जाना चाहिए, ठीक है ना। बट एक्सपेरिमेंटली मैं करने की गया तो कुछ एनर्जी लॉस वॉस तो होती ही है। तो उस चक्कर में ऑक्सीजन जो लिबरेट हुआ, मान लो मैं बोल रहा हूँ कि मान लो लिबरेट हुई 2.5 वोल्ट, तो हमारे थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल में कितनी की डिफरेंस आ गई? 0.5 0.5 की डिफरेंस आई है। तो यही 0.5 की डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं ओवर वोल्टेज। ओके, ओवर वोल्टेज का मतलब होता है कि थ्योरी कुछ और कह रही है बट प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, तो थोड़ी लॉस ऑफ एनर्जी होती है, उसे बोला जाता है ओवर वोल्टेज। पर यहाँ पे आप यदि वैल्यू को देखो तो क्या वैल्यू में कुछ बहुत ज्यादा का अंतर है क्या? कितने का? नहीं सर 0.00 0.13 बहुत कम अंतर है। तो जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इन फैक्ट एक्सपेरिमेंट में हमें पता चलता है कि ये जो वैल्यू है बेसिकली इससे छोटा ही होगा, तब ना ये वाला काम हो जा रहा है। अंडरस्टूड? एक्सपेरिमेंटली हमें ये पता चलता है कि ये वैल्यू एक्चुअली में इससे छोटा ही होगा, तब क्लोरीन इसलिए लिबरेट हो रहा है। एंड द रीजन इज सिंपल, ओवर वोल्टेज। और ओवर वोल्टेज के डेप्थ में आपको जाना नहीं है, बस यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखना है, ओवर वोल्टेज ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना, ओवर वोल्टेज ऑफ ऑक्सीजन इज द रीजन बिहाइंड रिलीज ऑफ क्लोरीन। समझ आई कि नहीं समझ आई? ओके, यही सिंपल रीजन है। हेलो बोलो। सर कैथोड पे ओवर वोल्टेज नहीं होगा? कहाँ पे बेटा? बेटा देखो कैथोड पे अब हर केस में नहीं लागू हो रही है। यहाँ पे डिफरेंस कितना ज्यादा है, डिफरेंस बहुत ज्यादा है कि नहीं?
Yes, sir. थ्योरेटिकल कैलकुलेशन और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट में अंतर आ जाता है यदि थ्योरेटिकली हम देख रहे हैं कि बहुत कम अंतर, तो हो सकता है एक्सपेरिमेंट करने में कुछ एनर्जी कहीं इस्तेमाल हो गया जिसके कारण ये वैल्यू से भी कम। अंडरस्टूड? तो ओवर वोल्टेज का कॉन्सेप्ट हर जगह नहीं लगेगा, जब वैल्यू की डिफरेंस बहुत कम है तो वहां पे लगता है, और खासकर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के केस में ये डिफरेंस बहुत ज्यादा आता है। ओके, मेटल के केस में ओवर वोल्टेज बहुत कम है, जहां मेटल वेटल रहेगा ना वहां पे ओवर वोल्टेज की डिफरेंस बहुत कम है। ओके, तो ये आपको दिमाग में बस देखो सिंपल में रख लो, इसको डेप्थ में जाने का कोई जरूरत नहीं है, बस इतना जान लो कि थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल कैलकुलेशंस में थोड़े अंतर आ जा रहे हैं जिसकी वजह से ये वैल्यू इससे भी छोटा होगा। बात खत्म। ओके, तो आपको ध्यान रखना ये चीज कि कौन कहाँ लिबरेट होगा इस रिएक्शन में। फ्लोरीन इज लिबरेट, वेरी इंपॉर्टेंट, फ्लोरीन इज। ओके, रीजन इज ओवर वोल्टेज। अब बेटा एक चीज और हम लोग देखते हैं, इसको मैं मिटाता हूं। मैं ओवरऑल इक्वेशन लिखता हूं। ओवरऑल इक्वेशन क्या होगा? 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, है ना, गिव्स H2 प्लस 2OH माइनस। ओके, और वहां पे रिएक्शन क्या हो रहा है? 2C, दिस इज कैथोड एंड दिस इज एनोड। 2OH minus, sorry, it's 2 Cl minus gives Cl2 plus 2 electron। बेटा किसी का माइक ऑन है, घर में झगड़ा कर रहे हो, मुझे सुनाई दे रहा। अब देखो क्या क्या कटेगा। 2 इलेक्ट्रॉन गया। ओके, अब ध्यान देखो एक चीज, 2 वाटर प्लस 2 Cl माइनस gives Cl2 प्लस H2 प्लस 2OH माइनस। अच्छा, आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में कहीं ना कहीं ये रिएक्शन पढ़ा है, आपको याद है? याद करो तो। Yes, sir. 9th class. नहीं, NaCl मोल्टेन नहीं है, NaCl एक्वस का बात कर रहा हूँ। ओके, इक्वेशन तो NaCl एक्वस हो जाए। कहाँ पढ़ा है बताओ तो? क्लोर एल्कली प्रोसेस याद है? यस सर। क्लोर एल्कली प्रोसेस में हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl ही तो करते हैं, और बेसिकली उसमें देखो क्या होता है, क्लोरीन गैस लिबरेट होती है। क्लोरीन कहाँ लिबरेट होती है? एनोड। हाइड्रोजन कहाँ लिबरेट होता है? कैथोड। अब एक चीज और, इस प्रोसेस में और एक चीज बनता है, NaOH, याद है? यस सर, कॉस्टिक सोडा। हाँ, कैसे बनता है देखो, 2OH माइनस जो बना वो तो सॉल्यूशन में ही रहेगा कि नहीं रहेगा? यस सर। रहेगा। इन सॉल्यूशन Na प्लस के साथ भी तो कुछ नहीं हो रहा है, Na प्लस भी तो सॉल्यूशन में पड़ा हुआ रहेगा कि नहीं रहेगा? यस Na सर। प्लस के साथ कोई रिएक्शन हो रही है क्या? नहीं हो रही है, तो Na प्लस भी सॉल्यूशन में पड़ा हुआ रहेगा। Na प्लस और OH माइनस बेसिकली कंबाइन करके NaOH भी तो बन जाती है। ओके, अंडरस्टूड? तो दिस इज बेसिकली क्लोर एल्कली प्रोसेस ओनली, और इसमें जो मेजर चीज आपको याद रखना है, क्लोरीन इज लिबरेटेड ड्यू टू ओवर वोल्टेज ऑफ ऑक्सीजन। ओके, दिस आइडिया शुड बी क्लियर। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl एक्वस हो रही है, Na प्लस Cl माइनस वाटर निकलती है, कैथोड पे वाटर की रिडक्शन होती है, और एनोड पे Cl माइनस की ऑक्सीडेशन होती है, याद रहना चाहिए। एंड ओवरऑल इक्वेशन आपके सामने। किसी को कोई डाउट, एनीथिंग, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, देखो वो वाला वहां से यहाँ लिखा हूँ। ओके, वहां से वहां ओवरऑल। आगे बढ़ू, कोई डाउट तो पूछ लो। पहला मूव फॉरवर्ड, किसी को कोई डाउट? सर बुक में तो ई सेल लिया है सर, ई कैथोड। क्या ई कैथोड बेटा?
बेटा बुक खोलो ना, कॉन्सेप्ट आपको समझ आएगी कि नहीं समझ Yes, sir. समझ में आ गया. हाँ, तो ई सेल बस, ई सेल क्या होता है, कहानी तो वही है. मैं तो ई ऑक्सीडेशन ले लिया तो क्या दिक्कत है, मैं इंडिविजुअल पकड़ के बता रहा हूँ आपको. समझ गए, आगे बढ़े. चलिए, देखो वही ना बोल रहा हूँ, बुक्स वालों ने ये H प्लस और OH माइनस लेके भी बनाया है, बट फंस जाओगे, समझ नहीं पाओगे, रियल चीज आपको समझ. अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl में कि Na प्लस कैथोड पे क्यों रिड्यूस होती है कंपेयर टू वाटर. इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ज्यादा है सर. उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है. और पूछा गया आपसे क्वेश्चन कि क्लोरीन क्यों लिबरेट होती है कंपेयर टू ऑक्सीजन इन एट एनोड. ओवर वोल्टेज ऑफ ऑक्सीजन. Oxygen. ओवर वोल्टेज ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है ना, ओवरऑल इक्वेशन भी समझ आ गई आप लोग को. हाइड्रोजन निकलेगी कैथोड पे, क्लोरीन निकलेगी एनोड पे. ओके, और OH माइनस जो बचा हुआ रहता है वो बचा हुआ Na प्लस के साथ कंबाइन करके NaOH. चलिए, अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ H2SO4. ओके, एक्वस ही लेते आऊँ, एक्वस ही रहेगी क्योंकि एसिड है तो वाटर तो रहता ही है. H2SO4 एक्वस यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रॉन ही करूंगा, और आप लोग मुझे बताओगे प्रोडक्ट. ठीक है, मैं बेटा डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, सिंपल समझ लेना. H2SO4 है, एनोड कैथोड लगी हुई है, इनर्ट वाली. आयन कौन कौन है, जल्दी जल्दी बोलो. प्लस प्लस HSO4 माइनस. H प्लस SO4 2 माइनस H2O. H2O. H2O भी दावेदारी ठोकेगा एनोड कैथोड पे जाने का. H प्लस कहाँ जाने का दावेदारी ठोकेगा, इसकी क्या कैपेसिटी. Anode. रेड्यूस ना होगा ये. यस सर, कैथोड पे. ये रेड्यूस होगा, ये वाला क्या होगा, Anode. एनोड पे. ऑक्सीडाइज होना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा. ये क्या करना चाहेगा, दोनों. वाटर की दोनों कर. ठीक है ना. अब चलिए हम लोग समझते हैं सबसे पहले कि कैथोड पे कौन जाएगा. अब बेटा कैथोड पे जाएगा जो रिडक्शन होने का दावेदार है. 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस क्या देगा, H2 H2. इसकी डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0.0 वोल्ट. ठीक है ना. वाटर भी जाएगा, वाटर के 2 मॉलिक्यूल यदि 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो क्या बनता है, जल्दी जल्दी क्या बनता है, कोई बोलो. H2 प्लस 2OH माइनस. H2 प्लस 2OH माइनस. इसकी डिग्री की वैल्यू 0. फिर 0. अरे कौन बुक 0.83 पढ़ रहा है, बुक में वाटर लिया हुआ है. -0.8. ठीक है ना, कितनी, -0.83. अब इसमें आपको वैल्यू कौन सा बड़ा लग रहा है, H का. H का. H का वैल्यू बस. ये वाला वैल्यू बड़ा है तो ये वाला रिएक्शन होगा तो कैथोड पे क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस. हाइड्रोजन गैस निकलता है. क्यों निकलता है, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल हाइड्रोजन का ज्यादा है इसलिए. क्योंकि वाटर का और H2 का जो कॉम्बिनेशन है दैट इज लेस देन दैट. रिडक्शन पोटेंशियल मैं लिखा हूं, दिस वन इज रिडक्शन. अब देखिए हम लोग चलते हैं एनोड पे. एनोड पे कौन कौन जाएगा, SO4 2 माइनस, मानो 2 मॉलिक्यूल. देखो बेटा ये इक्वेशन थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा. ठीक है, क्योंकि इसे आप ध्यान से देख लो, इसे समझ लो थोड़ा. SO4 2 माइनस यदि 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो ये क्या बनेगा, ध्यान से देखो. H2, ध्यान से देखो, इस तरह याद हो जाएगी. H2 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया मैंने, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4. 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन.
तो देखो 2H, तो हम लिख सकते हैं H2, ऑक्सीजन कितना है 8 8. 8. 8, H2OH, और कितना चार्ज बच गया, 2. 2. चार्ज बच गई है ना, 2 माइनस, ओके अंडरस्टूड। दिस इज H2OH 2 माइनस, दिस इज डाइऑक्स, ये समझ लो इसको, मतलब H2OH 2 माइनस और 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, चार्ज बैलेंस हो रहा है कि नहीं बैलेंस हो रहा है, यस सर, हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यस सर, यस। तो ये प्रोडक्ट को आप लोग याद रख लेना, ठीक है ना। और कौन आएगा यहाँ पे, वाटर, Water. वाटर, वाटर के यदि 2 मॉलिक्यूल लेता हूँ तो ये बनेगा क्या, 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन माइनस प्लस O2, ठीक है ना। अब इसका वैल्यू ई डिग्री ऑक्सीडेशन का लिखता हूँ तो -1.96, और इसका ई डिग्री ऑक्सीडेशन का मैं वैल्यू लिखता हूँ बेटा तो -1.2, ठीक है ना, -1.23। तो अब मुझे बताओ कि कौन इसमें जाएगा। H2O, अब बोलो कि सर आप ओवर वोल्टेज का कॉन्सेप्ट यहाँ पे काहे नहीं लगा रहे हो, बहुत बेटा ये बड़ा वैल्यू डिफरेंस बहुत बहुत बड़ा। ज्यादा डिफरेंस है, तो ये बहुत ज्यादा डिफरेंस में हम लोग इसको नहीं लेंगे, तो ये वाला ही होगा। Got it? तो ये लिबरेट होगी एनोड पे, तो ये दोनों रिएक्शन पूरा। अब मैं ओवरऑल इक्वेशन लिखता हूँ, ठीक है ना, ओवरऑल इक्वेशन, ओवरऑल इक्वेशन में देखो 2H प्लस, ठीक है ना, 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस H2 प्लस 2OH माइनस, ओके नहीं 2OH माइनस, सिर्फ H2O, हाँ H2, ओके 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2, ये वाली कहानी है कैथोड की, और एनोड पे हो रही है ये वाली 2 वाटर 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन माइनस प्लस O2। अब मैं ओवरऑल लिखूं इसका कहानी, तो मुझे बैलेंस करने के लिए, देखो इधर से 4 इलेक्ट्रॉन निकला है तो इधर भी बैलेंस करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन यस सर, इंटू 2 कर देते ऊपर कर रिएक्शन, देता हूँ, इंटू 2 करूंगा तो ये हो जाएगा 4H, ये हो जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगी कितनी 2 हाइड्रोजन, ओके। अब देखो 4H गया, 4 इलेक्ट्रॉन भी गया, तो बेसिक जो रिएक्शन हो रही है दैट इज व्हाट, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर गिव 2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। H2 कहाँ लिबरेट होती है, H2 एनोड पे, H2 सॉरी एनोड पे लिबरेट हो रहा है, कैथोड पे, और O2 कहाँ लिबरेट हो रही है, एनोड पे, इन द रेशियो 2:1, 2:1। अच्छा, इसमें और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको क्या पता चलता, कोई पॉइंट आउट कर सकता है, मैं आपको चलो एक हिंट देता हूँ कि सल्फ्यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ेगी कि घटेगी, बढ़ेगा सर, कैसे, घटेगा। H2 और ऑक्सीजन में बढ़ रहा है, डाइल्यूशन घटेगा ना, तो पानी घट गया तो सर कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, यस सर वही तो, तुम बोल रहा नहीं, देखो यहाँ पे ध्यान देखो, वाटर इज इलेक्ट्रोलाइट, तो वाटर क्या हो रही है, कंज्यूम हो रही है ना, यस सर, कंज्यूम्ड, तो कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 इंक्रीजेस, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना, H2SO4 की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, याद रहेगा कि नहीं रहेगा, यस सर, सबको समझ आई, कोई ई डिग्री सेल बोल रहा था मुझे भैया अलग अलग देख रहे हैं तो ई डिग्री सेल हम काहे निकाले यहाँ पे, समझ आई, यस सर, एनीबॉडी एनी प्रॉब्लम, किसी को कोई दिक्कत तो बोलो बेटा, नो सर, नो, आगे बढ़े,
आगे बढ़े कि यहीं पे रहें, पहले बोलो। यस सर, आगे बढ़े। सर आगे बढ़िए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना जो करना है। Electrolysis of copper sulfate aqueous using inert electrode। मैं inert electrode यूज कर रहा हूँ। ओके, कैसा इलेक्ट्रोड? इनर्ट। चलो, इसमें कौन कौन आयन होंगे और कौन कौन दावेदारी ठोकेगा ये बताओ। Cu2 plus HSO4 2 minus Cu2 plus SO4 2 minus 2 minus और H2O वाटर। Cu2 plus क्या का दावेदारी देगा? रिडक्शन। रिडक्शन का देगा? हाँ, पक्का? यस सर। चलो, ये वाला किसका दावेदारी ऑक्सीडेशन देगा? का। ऑक्सीडेशन का। ये वाला क्या का देगा? बोथ। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ठीक है, तो कैथोड पे तो क्या मुझे लिखने Cu2 की plus जरूरत है? दोनों +2 इलेक्ट्रॉन माइनस गिव्स Cu सॉलिड। मैं दूसरा नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आपको मालूम है कि इसकी रिडक्शन की वैल्यू काफी हाई 0.34 होती है, 0.34 होती है, और वाटर की क्या होती है? 0.8। माइनस 0.8। यस सर। तो लिखने का जरूरत नहीं है, आप लोग समझ सकते हो कि इसी की होगी। ओके, लिख दो। यस, समझ जाएंगे। हाँ? समझ जाओ। ओके, अब एनोड। एनोड पे कौन कौन जाएगा? SO4 2 माइनस और वाटर। और आपको मैंने बताया था SO4 2 माइनस और वाटर रहेगी किसी के साथ है, वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ है या कॉपर सल्फेट वाटर का बनेगा। SO4 2 माइनस और वाटर के बीच में वाटर की ही होगी। तो वाटर क्या करेगा? क्या करेगा वाटर? 2H2O gives O2 plus 2OH H plus 2H प्लस, सॉरी 4H plus 4H प्लस प्लस 4 plus 4 इलेक्ट्रॉन electron माइनस minus। प्लस O2। सबको समझ आया कि नहीं समझ आया? ये क्यों हो Yes, रहा है? sir। क्योंकि सल्फेट का यदि मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखूं तो -1.96 है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ओके, वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है तुम्हारा -1.23। ओके, तो ऑब्वियसली ये वाला ज्यादा है तो इसी की होगी। और रिडक्शन की बात हो रही है तो कॉपर का रिडक्शन है 0.34 0.34। और इसका रिडक्शन है -0.83। तो ऑब्वियसली यही वाला होगा ना। तो रिडक्शन में कॉपर जीत गया, ठीक है ना, और ऑक्सीडेशन में ऑब्वियसली वाटर जीत गया। नहीं, ये नहीं, वाटर जीत गया ये कहेगा। ऑक्सीडेशन में वाटर जीत गया, तो वाटर की ऑक्सीडेशन हुई है और इसकी रिडक्शन हुई है, कहानी समाप्त है। ओवरऑल एक्सप्रेशन में लिख देता हूँ एक ही बार। ओके, मुझे इन्हीं लिखने की जरूरत भी नहीं है यहाँ पे, आप लोग समझ सकते हो। तो ओवरऑल इक्वेशन में बैलेंस करना पड़ेगा ना, 4 इलेक्ट्रॉन है तो 2Cu2 प्लस यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2Cu। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नहीं। तो रिएक्शन में देखो क्या हो रही है, 2Cu2 प्लस प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। इलेक्ट्रॉन गया, इलेक्ट्रॉन गया। हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग आ रहा है। 2Cu सॉलिड प्लस 4H प्लस प्लस O2। अब कहानी बताओ, ये वाला कहाँ निकल रहा है? कैथोड पे। ये वाला कहाँ निकल रहा है? एनोड पे। रेशियो क्या है? रेशियो 2:1। इसका 2 मोल निकलेगा तो इसका वो 1 मोल ही निकलेगा। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलेगा, बताओ तो क्या हो रहा है? तो जरा सोच के बताओ क्या हो रहा है, बड़ा अच्छा चीज हो रहा है।
पढ़ोगे तब ना मजा आएगा। जल्दी 4H प्लस बढ़ रही है तो क्या हो रहा है? सर एसिडिक हो रहा है। यस, एसिडिक हो रही है। और पीएच क्या हो रहा है? पीएच घट रहा है। एसिडिटी इंक्रीजेस और पीएच decreases. ठीक है ना, ध्यान रखना है। ओके, यस सर। ये इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट। जल्दी जल्दी बता दो आप लोग, कॉपी में आप बना, 2 मिनट टाइम देता हूँ तुम लोग को कि कॉपर सल्फेट मैं एक्वस ले रहा हूँ और कॉपर इलेक्ट्रोड के साथ करवा रहा हूँ इलेक्ट्रोलाइसिस। प्रोडक्ट बता जल्दी, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। क्या? कॉपर सल्फेट एक्वस को कॉपर इलेक्ट्रोड के साथ इलेक्ट्रोलाइसिस करता हूँ। ये तो इनर्ट था। कॉपर इलेक्ट्रोड के साथ क्या होगा? सर तब पानी जीत जाएगा सर। करो करो, कॉपी लो, कॉपी खोलो तब पता चलेगा। कॉपी में लिखो पहले। और उसका एप्लीकेशन कहाँ है? जो बच्चा बताओ मुझे, चलो मानूंगा क्यों कर रहे हैं और इसका इस प्रोसेस का एप्लीकेशन कहाँ? सर प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर में। यस, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर में इसका इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट एक्वस विद कॉपर इलेक्ट्रोड यदि मैं करूँ तो कहानी क्या सेटिंग होगा देखो। दावेदारी कौन कौन देगा? आयंस कौन कौन है पहले ये देखो। कॉपर 2 प्लस SO4 2 माइनस देखो, Cu2 प्लस वाटर SO4 2 माइनस वाटर। और एक आदमी है यहाँ पे, कॉपर खुद है, वो भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन करेगा ना, इलेक्ट्रॉन आ गया यस तो। सर। ओके, तो आपकी कहानी यहाँ पे है कि कैथोड पे क्या होगा या एनोड पे क्या? चलो पहले एनोड ही देख लेते। एनोड पे क्या होगा बोलो? एनोड एनोड पे कौन कौन बनाएगा। देखो, ये वाला जा सकता है, ये वाला जा सकता है, पर इसके बीच में तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं। यदि इसका हम लोग देखें तो -0.34 हो जाएगा। ऑक्सीडेशन का बात करूं, ऑक्सीडेशन -0.34, और यदि इसका ऑक्सीडेशन का बात करें तो कितना है? -1.936 ना। 1.23। ओके, -1.23। तो इन दोनों वैल्यू में कौन ज्यादा कॉपर होगा। ताकतवर है? कॉपर। तो कॉपर की ही ऑक्सीडेशन होगी। तो कॉपर सर SO4 2 माइनस भी तो कर सकता है ऑक्सीडेशन में, मतलब पार्टिसिपेट तो करेगा ना। चलो हम लोग देखते हैं, आप भी सही बोल रहे। देखो पहले ध्यान से एक चीज समझो। देखो यहाँ पे, चलो उस हिसाब से यदि आप लोग देखने का कोशिश करते तो उस हिसाब से मैं समझाऊं। ध्यान से देखो, देखो बेटा, Cu2 प्लस क्या करेगा? रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ये वाला क्या कर सकता है? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन कर सकता है। ये क्या कर सकता है? बोथ। ऑक्सीडेशन। और ये क्या कर सकता है? रिडक्शन, दोनों। ठीक है ना? और इसके साथ क्या हो सकती है? सिर्फ रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। रिडक्शन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन क्या गेन करेगा? यस नहीं ना, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा क्या ये? नो सर। नहीं। अब मुझे एक बात बताओ, ऑक्सीडेशन का दावेदार कौन कौन है? ये और ये तीनों दावेदार है। चलो मैं तीनों को दावेदारी देता हूँ एनोड, तीनों को देता हूँ। SO4 2 माइनस, ठीक है ना, 2 क्या बनेगा? H2OH 2 माइनस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस। इसका वैल्यू बताओ, ई ऑक्सीडेशन का -1.96। और वाटर को भी दे देता हूँ। चलो आप बोले तो आप ही के हिसाब से चलता हूँ, वाटर को भी देता हूँ। वाटर को 4H प्लस -1.23 तो Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस। इतना लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, फिर भी आप देख लो, -0.3। अब मुझे बताओ बेटा कौन है? कॉपर वाला होगा। तो हम लोग को दिमाग लगाने की जरूरत है क्या कहीं और?
डायरेक्ट चार्ज से पता चल सकता है ना। समझ आई कि नहीं आई? यस सर। Yes, sir. हाँ, तो बेटा देखो सब लिखने का जरूरत नहीं है, इतना लिखोगे बार बार पॉसिबल नहीं है ना, तो आप पकड़ लो, वैल्यूज को देख के ही पकड़ लेना है। और ऐसा मत करना कॉपर का फिर 0.34 पॉजिटिव मत ले लेना, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, तो ऑक्सीडेशन में वैल्यू क्या हो जाएगा, Negative. उल्टा हो Negative हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गई एनोड की कहानी। अब चलो कैथोड की। मुझे कैथोड में सबका लिखने का जरूरत है कि बता दूं डायरेक्ट? कैथोड पे कौन कौन कैथोड जाएगा? में सर Cu2+ है और H2 है ना हाँ कौन? ये तो 0.34 होता है, ये वाला -0.83 होता सर, है। Cu2+ वाला होगा। यस, तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है। Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस ये 0। अब मैं ओवरऑल इक्वेशन लिखता हूँ, ध्यान से देखना, ओवरऑल इक्वेशन लिखूंगा। ये वाला कैथोड की कहानी, ओके। ओवरऑल इक्वेशन जब लिख रहा हूँ तो देखो ओवरऑल इक्वेशन पहले किसका लिखते हैं, किसी का लिखते हैं। Cu solid gives Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, यही 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ रही है, Cu2 प्लस ये वाला Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, क्या बन रहा है, Cu बन रहा है। आप बोलोगे सर क्या हो रहा है, कॉपर सॉलिड से कॉपर सॉलिड बन रहा है, तो आप ऐसा काम काहे कर रहे हो, आप ऐसा काम क्यों कर रहे हो कि कॉपर सॉलिड से कॉपर सॉलिड ही बना रहे हो। तो बेसिकली बेटा ये कहानी है, देखो एनोड पे हम लोग लेते हैं इम्प्योर कॉपर, क्या लेते हैं एनोड पे इम्प्योर कॉपर, और कैथोड पे प्योर कॉपर, प्योर कॉपर लेते हैं। अब होता क्या है, इम्प्योर कॉपर जो है एनोड पे जो इम्प्योर कॉपर है वो Cu2+ बन के निकलते जाता है और Cu2+ बन के प्योर वाला कैथोड रॉड पे डिपॉजिट होते जाता है। तो इम्प्योर रॉड से जितना कॉपर है सब निकल के प्योर वाला कॉपर पे डिपॉजिट हो जाता है, बाकी जो अलगी गंदगी रहती है वो सेटल डाउन हो जाती है। तो दिस प्रोसेस जो है यूज फॉर इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, और इलेक्ट्रो रिफाइनिंग को हम लोग डेप्थ में भी देखेंगे बाद में, मेटलर्जी। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग को हम लोग समझेंगे बाद में। तो आई सपोज आप सभी को समझ आया होगा कि ऐसा काम हम लोग क्यों करते हैं। समझ आई कि नहीं समझ आई? Yes, sir. वेरी सिंपल, चलो एक स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए देखो आज का काम क्या रहेगा आप लोगों का, जितना भी इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया हूं ना सबको एक बार प्रैक्टिस जरूर कर, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। बहुत शॉर्ट में हम लोग ये देख लेते हैं। हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। पहला एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम फ्रॉम रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट मालूम है ना सबको क्या होता है? यस सर, NaCl। NaCl, ठीक है ना। देखो हम लोग क्या करते हैं, रॉक सॉल्ट जो रहता है एक्चुअली उसको हम लोग मिक्स करते हैं NaCl प्लस CaCl2 इज इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना। आप बोलोगे कि सर NaCl के साथ CaCl2 क्यों मिक्स किए, क्योंकि NaCl की जो मेल्टिंग पॉइंट है काफी हाई है। एक्चुअली हम लोगों को मोल्टेन करना है तब ना इलेक्ट्रोलाइसिस कर सकते हैं। यस सर। तो NaCl की मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई होती है, तो CaCl2 मिला देने से टू रेड्यूस मेल्टिंग पॉइंट। अब इसको हम लोग ऐड कर देंगे तो इस मिक्सचर की, ये मिक्सचर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। तो इस मिक्सचर की क्या है, जो मेल्ट करने की टेम्परेचर है वो घट जाती है,
और मेल्ट करने की टेम्परेचर घट जाएगी तो इकोनॉमिकल है ना, क्योंकि यदि NaCl को बहुत हाई टेम्परेचर दे रहे हैं तो यस सर, अब एनर्जी कम देना फ्यूल पड़ेगा। का वेस्टेज होगा, है ना, फ्यूल का वेस्टेज तो हमें करना नहीं है, तो इसको क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट रिड्यूस हो जाती है तो कम टेम्परेचर में मोल्टेन बन जाता है, तो हमारे लिए इकोनॉमिकल, ठीक है ना। तो आपसे पूछा जाए, यदि इससे सिंपल क्वेश्चन आएंगे फिजिकल पार्ट में, बट इनऑर्गेनिक पार्ट में हम लोग इन डेप्थ इसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। इतना सिंपल जान लो, एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम फ्रॉम रॉक सॉल्ट में हम लोग मिक्सचर बनाते हैं NaCl और CaCl2 का, जिसका इलेक्ट्रोलाइसिस होती है और ये ऐड की जाती है टू रिड्यूस मेल्टिंग पॉइंट। और जो यूज होता है यहाँ पे, एनोड होगा आपका ग्रेफाइट की एनोड रहती है, एनोड इज ग्रेफाइट एनोड और स्टील कैथोड, ठीक है ना। ग्रेफाइट हम लोग एनोड यूज करते हैं, सॉरी एनोड हम लोग ग्रेफाइट का यूज करते हैं और कैथोड जो रहती है वो स्टील की रहती है। ओके, फिलहाल इसको इतना दिमाग में रखो, इन डेप्थ इनऑर्गेनिक सेक्शन में देखिए। नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ Cl2 and NaOH by electrolysis of, NaCl क्या aqueous, बताओ, अभी तो बताया था, by NaCl aqueous सर। हाँ वेरी गुड, NaCl aqueous, ओके। और आपको मालूम होनी चाहिए इस रिएक्शन में हाइड्रोजन बाय प्रोडक्ट होता है, हाइड्रोजन हम चाहते नहीं है बने पर वो बन जाता है, अपना तो काम कर लेते हैं। और एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल हेरोल्ड प्रोसेस। इन डेप्थ हम लोग इसके बारे में इनऑर्गेनिक सेक्शन में डील करेंगे, बट इतना जान लो कि यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस होती है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एल्यूमिना Al2O3 प्लस Na3AlF6, क्या ऐसे लिखना, क्रायोलाइड लिख लो, क्रायोलाइड Na3AlF6, उसका फॉर्मूला होता है Na3AlF6, बट फिलहाल आप क्रायोलाइड जान लो, मैं वहां पे एक्सप्लेन करूंगा फुल लेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ Al2O3 प्लस NaAl, ठीक है ना, F6, और दिस इज एडेड टू रिड्यूस मेल्टिंग, ठीक है ना। ऑल हेरोल्ड प्रोसेस में इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एल्यूमिना प्लस क्रायोलाइड, ठीक है ना, Na3AlF6 द फॉर्मूला ऑफ क्रायोलाइड, बट अभी फॉर्मूला में मत दिमाग लगाओ, हम लोग वहां पे देखेंगे तो क्यों ऐड की जाती है, टू रिड्यूस मेल्टिंग पॉइंट। और आपको मालूम होनी चाहिए, पहले भी जिक्र है आप लोगों के साथ, कि नेपोलियन के जमाने में अल्युमिनियम सोना से भी महंगा था, सोना से भी महंगा था, और जब ये प्रोसेस आया तो काफी सस्ता हो गया, ओके। ये वाली हो गई, एंड ऑल्सो यूज फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग यस क्रोमियम एंड प्लेटिंग, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग आप लोगों को मालूम ही है, एक मेटल के ऊपर दूसरा मेटल का परत चढ़ाते हैं, और इलेक्ट्रो रिफाइनिंग भी आपको आई सपोज मालूम होगा कि अभी हम लोगों ने किया, बट ये दोनों मैं समझा दूंगा बाद, ठीक है। एट द एंड ऑफ द चैप्टर एक बार फिर इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग और इलेक्ट्रो रिफाइनिंग को मैं डेप्थ में बताऊंगा। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास, बट आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है बेटा, प्लीज अटेंड ऑल लेक्चर्स, यदि कोई लेक्चर मिस हो जाती है एनीवे तो गो थ्रू द वीडियोस, नहीं तो आने वाली क्लासेस में दिक्कत होने वाली है, सिंपल। So thank you for today, meet you in the next class, thank you.